हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके बॉस वाला पे, यानी कि फिजिक्स वाला पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी चल रही है एकदम बढ़िया से गन शॉट सीरीज, और उसी गन शॉट सीरीज में आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि यहां से मिलने वाले आपको एकदम पूरे 5 सिर्फ 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हाँ भाई, क्या तैयार है आप सभी? यस मैम, वी ऑल आर रेडी। तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को बिना किसी नीचे चैट में चैटिंग किए। ठीक है, यस मैम, चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सुनने में आया है कि मैम यहाँ से आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसेज। क्या आता है बच्चों? यहाँ से आता है मेजरली आपका पैसेज आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है मैम? 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का पैसेज यहाँ से आपको मेजरली देखने को मिलता है। पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, देन द सेकंड इज प्रिंट कम्स टू यूरोप, फिर है आपके पास प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, द रीडिंग मेनिया, द 19th सेंचुरी, जिसमें आप चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों 6th आपका टॉपिक रहने वाला है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। वाह! फिर आपके पास होगा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स इन इंडिया। ठीक है ना, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन India, the impact of print on modern societies, and at the last, towards the end of this chapter, is growth of press in Jammu and Kashmir। क्या ये सब चीजें समझ में आई आपको? क्या मैम एक ही चैप्टर में करेंगे ये सारी चीजें? यस बच्चों। क्या मैम एक ही वीडियो में करेंगे? जी बच्चों, तभी तो ये हमारे पास गन शॉट है। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर बच्चों आगे चलते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इन क्लासेस के आपको जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे बच्चों? आपको मिलने वाले हैं आपके फ्री बैच जो आपकी क्लास 10th के लिए है, आपके फिजिक्स वाले की एप्लीकेशन पे, वहां पर आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाइए जल्दी से, इनको वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई अपनी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी? हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंटिंग की। अगर आप प्रिंट की बात करो, ठीक है, अगर आप प्रिंट की बात करो, मेरे पीछे जो चीजें लिखी हैं, अगर ऐसी कहीं किताब में दिखे आपको तो प्रिंट है। अगर आपको कहीं चलते हुए, शॉपिंग करते हुए, घूमते हुए जाते हो, अगर आपको कोई ऐसे होर्डिंग्स दिखती है फिजिक्स वाला की लगी हुई, तो वो प्रिंट है। अगर आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, हर एक चीज दिखती है बेटा, तो वो आपके पास क्या है? प्रिंट है। ठीक है, बट विद द टाइम आपके पास ये जो प्रिंट है वो चेंज हुआ है, बदलता गया है। ठीक है, अब देखो बताने में यहाँ पर मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जैसे ही आपका प्रिंट, इसका मतलब प्रिंट कल्चर क्या बताया गया है कि सबसे पहले प्रिंट आया कहाँ से, है ना, फिर धीरे धीरे इसमें क्या बदलाव हुए, चेंजेस क्या हुए, क्या सभी लोगों ने बराबर से इंटरेस्ट शो किया, क्या सब लोग इसके सपोर्टर थे? कोई तो इसका अपोजर भी होगा, है ना। अब यार मैं भी अगर आपको कुछ बोलूं तो तुम सबके सब मेरी बात सुनते हो क्या? यार नहीं, ऐसे तो मतलब सुन लेते हो। देखो अभी मैंने बताया कि तुम नीचे चैटिंग मत करो, बट फिर भी तू कर रहा है ना, तो समझ जा अब। ठीक है अच्छा, तो देखा यहाँ पर बच्चों आपका यहीं से टॉपिक शुरू होता है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ठीक है ना, तो किताबों के बारे में बात की जा रही है, प्रिंट के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों क्या बताया गया है कि जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी है, या ओवरऑल अगर आप प्रिंट की बात करो, प्रिंट कल्चर की बात करो, वो शुरू कहां से हुआ था? इट इज originated from चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है, चाइना, जापान एंड कोरिया जो था हमारे पास, वहीं पे सबसे पहली बार इसको प्रिंट जो है वो किया गया था, और प्रिंट सबसे पहली बार हमें वहीं पर होता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, अब मैम उसके बाद क्या हुआ बच्चों? वहां पर बेसिकली आपका जो प्रिंट है वो किस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है? रुको एक सेकेंड। वहां पर हैंड प्रिंटिंग की जाती थी। इनिशियली हैंड प्रिंटिंग यूजिंग इंक्ड वुड ब्लॉक्स। अब देखो वुड ब्लॉक्स क्या होगा, मान लो मेरे पास यहां पर एक ये चीज है, ठीक है, मेरे पास एक चीज है, एक ब्लॉक है। ठीक है, दिस इज माय वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा वुडन ब्लॉक है प्यारे बच्चों। अब इस वुडन ब्लॉक को क्या किया जाएगा? इस सिंपल सी एक यहाँ पे टेक्निक लगाई जाती है कि लकड़ी को प्रेस किया जाता है इंक के ऊपर। ठीक है, और फिर इसको प्रेस किया जाता है बच्चा किसी
पेज किसी शीट या किसी भी ऐसे सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसी को बोला गया इंक्ड वुड ब्लॉक्स। ठीक, सिंपल सी चीज है, यहां पर कोई बड़ी साइंस नहीं थी इसके पीछे। इनिशियली इट वाज डोमिनेटेड बाय द इंपीरियल स्टेट फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स। अब बात की जाती है तो इस टाइम पीरियड में यहां पे क्या था बच्चा, कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम था ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम था, और इसके लिए बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जैसे आपके पेपरों के लिए, आपके स्कूल के लिए आपको टेक्स्ट बुक है ना, किताब है। अब सिमिलरली सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इन लोगों को बहुत सारी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती थी, तो वो टेक्स्ट बुक बच्चों प्रिंट भी करवाई जाती थी, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इस्तेमाल की जा रही थी इनिशियल फेज में, शुरुआती टाइम पीरियड में, तो वो है आपका यहाँ पे किसमें बेटा, आपके सिविल सर्विस एग्जाम्स में बच्चों के द्वारा यूज की जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास जो कल्चर ग्रो करा, मतलब कि जो आपका अर्बन कल्चर है ना, मतलब कि अब हमने देखा कि शहरीकरण हो रहा है, हम थोड़ा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मॉडर्न कल्चर हमारे पास आगे सामने आपको दिखता गया, उसी टाइम पे आपको क्या पता चलेगा बेटा, क्या पता चलेगा कि धीरे धीरे प्रिंट भी डाइवर्स होते चले जा रहा है, प्रिंट भी अपने आप को बदलता जा रहा है। अब सबसे पहले बोला गया कि सिर्फ किताबों से पढ़ा जाता है, ऐसा है क्या? अब क्या हमेशा ही किताबें सिर्फ आपको 4 टेक्स्ट बुक आएंगी एसएसटी की, ऐसा है क्या? नो, आपके पास क्या होगा बच्चा, यहाँ पे अब धीरे 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 अलग अलग फील्ड के लिए चीजें यहाँ पर लाई जाएंगी। यहाँ पर क्या मैम सिर्फ पढ़े लिखों के लिए लाएगी? आगे जाके आप देखोगे यार जो इलिटरेट है उनके लिए भी कुछ ऐसे प्रिंटेड बुक्स आएंगी, ठीक है। फिर आप आगे देखोगे कि सिर्फ एलीट नहीं है, सिर्फ ऐसे पैसे वाले लोग नहीं है जो पढ़ाई करेंगे बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसे नहीं थोड़े गरीब से होंगे, ठीक है, मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होंगे, इतने ज्यादा पैसे, वैल्यू, रिसोर्सेज सब कुछ नहीं होगा, फिर भी वो प्रिंट से जुड़ा हुआ होगा चैप बुक्स के जरिए। एक पेनी, ठीक है, एक ऐसे छोटी सी वैल्यू के बदले में उसको किताब मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हर एक पर्पस के लिए आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंट ग्रो हो चुका है, ठीक है। अब तो रीडरशिप कहां तक बढ़ गई है, इवन की विमेन जो टाइम पीरियड में एकदम से ऐसी मानी जाती थी कि उसको कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, कुछ अलग नहीं कर सकती, बट देखो रीडिंग हमारे पास कहां तक पहुंच गया, विमेन्स तक भी पहुंच गया। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स अराइव्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, है ना। जो वेस्टर्न यानी कि जो मॉडर्न या थोड़ी सी और ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी का यूज किया है इन्होंने, इतनी मतलब एकदम प्रो टेक्नोलॉजी तो नहीं आई थी, बट इनिशियली धीरे धीरे चेंजेस हुई थी, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास शिफ्ट हुआ, कहां से, हैंड प्रिंटिंग से आपके पास शिफ्ट देखा गया टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो भाई इन शॉर्ट याद रखना, प्रिंट हमारे पास आया कहां से था, चाइना से आया था, जापान से आया था, कोरिया से आया था। वहां पर इंक्ड वुड ब्लॉक्स को यूज किया जा रहा था, एंड हमने क्या देखा कि इनिशियली इसको डोमिनेटेडली किसने यूज किया था भाई, सिविल सर्वेंट एग्जाम्स के लिए यूज किया जाता, ढेरों सारी टेक्स्ट बुक इससे बनाई जाती थी, एंड बाद में ये जो है धीरे धीरे मॉडर्नाइज होकर डाइवर्स हो गया, प्रिंट हर किसी के लिए, हर किसी को इसने केटर करा, इवन वुमेन्स को भी, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई अब जब नई नई टेक्निक्स आएंगी, बड़ी बातचीत हो जाएगी, तब हमने देखा कि अब हैंड प्रिंटिंग को बदलकर मैकेनिकल प्रिंटिंग प्यारे बच्चों यहां पर की जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक और प्रिंटिंग के लिए ना एक टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कैलीग्राफी इन कश्मीर, ठीक है। आपकी बुक पे एक छोटू सा पेज पे ही एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ होगा, इस पे क्या बताया गया बच्चों, रुको मैं बताती हूँ आपको, है ना। आपको कैसे पता, आप तो छोटे बच्चे हो, ठीक। द प्रैक्टिस ऑफ कैलीग्राफी इन कश्मीर, ठीक है, जो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस है, कैलीग्राफी बेसिकली होता क्या है, इट्स अ स्टाइलिश आर्ट ऑफ राइटिंग योर नेम स्टाइलिश। देखो मतलब मैं लिखूं ऐसे मुर्तजा, ठीक है, मैंने लिखा ऐसे स्टाइलिश, आपका नाम लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऐसे ऐसे करके, मतलब थोड़ा फ्री हैंड में और बहुत सुंदर सुंदर, इसको बोला जाता है कैलीग्राफी, ठीक है ना। अब इसकी बात की जाएगी, कश्मीर में इसका एक स्पिरिचुअल ओरिजिन है, इनिशियली इसको रिलीजियस कामों के लिए प्यारे बच्चों यूज किया जाता था, और ये जो आर्ट था इसको बाद में एक्सटेंड किया गया नॉन रिलीजियस पर्पसेस के लिए। इट वाज थॉट टू बी अ वर्क ऑफ ग्रेटर रिफाइनमेंट, इसको माना जाता था कि भाई एकदम बेहतरीन, एकदम प्रिसीजन वाला काम है, इसके साथ ब्यूटी और सच्चाई यानी कि ट्रुथ को और ज्यादा अच्छे से कंबाइन किया जा सकता है और आगे दिखाया जा सकता है, ठीक है। एक कश्मीरी स्कॉलर का यहाँ पर नाम आएगा जिनका नाम है शरफुद्दीन बुलबुल शाह, ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट कैलीग्राफर्स में से एक थे। अच्छा, इनको किसके अंडर इन्होंने काम किया था, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन हमारे पास एक ऐसे एम्परर थे बच्चों जो आर्ट
और जो इन सभी चीजों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। ठीक है, फिर एक और नाम आता है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी भी एक बहुत ही अच्छे कैलीग्राफर थे। ठीक है, ये इन्होंने कहां पर काम किया था, अकबर और जहांगीर के उस टाइम पीरियड में इनको ऑनर किया गया था। ठीक है, और ऑनर करके जब इनको प्यारे बच्चों सबने यहां पर नवाजा था तो उसको गोल्डन पेन या फिर जरीन जरीन कलम के नाम से बच्चा इनको एक टाइटल जो है वो दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मोहम्मद हुसैन कश्मीरी हैं, ही वाज आल्सो नोन एज जरीन कलम। ठीक है, इनका जो काम था उसका जो मेंशन है, उसका जो तस्करा है कहां पे किया गया है, एन अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी है वहां पर भी इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, वेरी गुड मैम, समझ में आ गया। अब देखो ये जो कैलीग्राफी है भाई, ये इन कश्मीर इट रिमेन्ड सेक्युलर इन इट्स कैरेक्टर एज इट वाज प्रैक्टिस्ड बाय बोथ मुस्लिम एंड पंडित्स। ऐसा नहीं है, सेक्युलर थी, हर एक रिलीजन के लोग इसको कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कश्मीर में हमने इसकी बात की तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हर जो है रिलीजन, इवन कि इसको पंडित्स भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अब देखो फिर हमने क्या देखा कि कुछ तिब्बतन सोर्सेज हमें ये बताते हैं, celebrated Kashmiri scribes used to visit Tibetan monasteries to copy text। इन्होंने बोला कि भाई जो हमारे पास यहाँ पर इतने मशहूर ये स्क्राइब्स बोला जाता है इनको, जो ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये लोग हमारे पास तिब्बत आया करते थे और वहां से चीजें सीख कर, वहां से टेक्स्ट कॉपी करके ये वापस यहाँ पर काम किया करते थे। ठीक है, बड़ी बातचीत बोली इन्होंने। देयर वर्क वर सोल्ड इन द रीजन्स एज फार एज कलकत्ता एंड इन द ईस्ट। देखो मतलब कि इनका काम जो है इतना अच्छा था, इतना प्रिसीजन भरा था कि हर जगह इनके काम के चर्चे हुआ करते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप क्या टॉपिक देखोगे बच्चा, प्रिंट इन जापान। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे, सिंपल प्रिंट। अब हम देखेंगे इन जापान इसके बारे में। बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टू जापान अराउंड एडी 768 से लेकर 770। मतलब जो हमारे पास बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं, इन्होंने हमारे पास जापान में हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो हमारे पास है, सबसे पुरानी जापानीज बुक है जिसका नाम है डायमंड सूत्रा। क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है डायमंड सूत्रा। ओके, यहां पर डायमंड सूत्रा को बनाया गया था वुड कट इलस्ट्रेशंस के साथ। अगर आप यहां पर देखोगे, ये आपका डायमंड सूत्रा है। ठीक है, ये आपका डायमंड सूत्रा है। ये जापानीज की बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, सबसे पुरानी किताब है। ठीक है, जिसका नाम है डायमंड सूत्रा। इसमें भी यहां पर प्यारे बच्चों हैंड प्रिंटिंग की गई है वुड ब्लॉक के साथ, वुडन ब्लॉक के साथ। ठीक है ना। अब आगे देखो, विजुअलाइज प्रिंटिंग एक्सपांडेड टू टेक्सटाइल्स। अब हमारे पास जो है प्रिंटिंग कहां चली गई, मतलब जो हमारे पास प्रिंटिंग पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट तक थी, अब वो हमारे पास टेक्सटाइल तक चली गई, प्ले कार्ड्स तक चली गई, इवन की पैसे, मनी तक भी प्रिंटिंग, अब मतलब पैसे के ऊपर भी प्रिंट जो है वो किया जाने लग गया। ठीक है, और अगर हम मेडिवल जापान की बात करें, यानी कि एंशिएंट और मॉडर्न के बीच वाला जो टाइम पीरियड था मेडिवल जापान, उस टाइम पीरियड की बात करें तो जो किताबें थी ना, देवर प्लेंटीफुल एंड चीप। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बुक्स थी वो चीपर टाइप में हमें अवेलेबल हो रही थी, इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था, और वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर रही थी। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर बताया गया है कि लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो यहां पर एडो की बात की गई है। एडो क्या है बच्चा, आज हम जिसको टोक्यो के नाम से जाते हैं, तब इसको एडो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो क्या बोला गया कि बच्चों जो एडो है, यहां पर सबसे पहले हमने देखी थी इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस। ठीक है, बहुत ज्यादा जबरदस्त कलेक्शंस हमें यहां पर देखने को मिली थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यू अर्बन कल्चर, यानी आप इसको बोल सकते हो मॉडर्न कल्चर, आपको यहां पर देखने को मिल रहा था। तो धीरे धीरे आप ये चीज समझ सकते हो कि जो प्रिंट हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि रिलीजियस पर्पज से या ऐसे यूज हो रहा था। ठीक है, बहुत ही कम सिर्फ पढ़ने के पर्पज से यूज हो रहा था। अब वो और डाइवर्स होते चले जा रहा है, अब यहां पर विजुअल प्रिंटिंग भी होगी, है ना। और क्या बताया गया कि अब जो अर्बन कल्चर है वो भी दर्शाया जा रहा है प्रिंट के जरिए। ठीक, नेक्स्ट बच्चों बताया कि हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स फिल्ड लाइब्रेरीज, एकदम भर दी थी लाइब्रेरीज हाथ के प्रिंट किए गए कामों से। ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाती थी किताबों पे। ठीक, जैसे कि विमेन्स के बारे में एंड द टी सेरेमनी, मतलब कि हर एक एटिकेट की बात हो गई, हर एक मैनर की बात हो गई, अलग अलग टॉपिक्स पे वेराइड कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा था लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है ना। आगे जब आप चलोगे तो आप देखोगे कि प्रिंट अब हमारे पास इतना फैल गया कि वो यूरोप की तरफ
आगे आता हुआ आपको नजर आएगा। प्रिंट कम्स टू द यूरोप, ठीक है। अगर यहां पर मैं आपको ये बात बताऊं कि भाई ये यूरोप का जो प्रिंट है ना, आपको तो ऑलरेडी पता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारत है ना, जो भारत है हमारे पास, जो इंडिया है, इंडिया से आपको पता है बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क्स बन रहे थे, ठीक है। और ये जो नेटवर्क्स थे आपको ये लैंड के जरिए भी हो रहे थे, ठीक है, ये लैंड रूट्स भी थे, और ये नेटवर्क्स मेरे प्यारे बच्चों सी रूट्स भी थे। और इनको कलेक्टिवली किन नामों से जाना गया? इनको कलेक्टिवली प्यारे बच्चों सी रूट्स के नामों से जाना गया। किस नाम से? सिल्क रूट के नामों से जाना गया, ठीक है, सिल्क रूट्स। अब सवाल आता है मैम क्यों सिल्क रूट्स? तो मैंने आपको बताया बच्चों कि यहां से मेजरली फाइन चाइनीज सिल्क को प्यारे बच्चों एक्सपोर्ट किया जाता था, दैट इज वाई इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया, ठीक है ना। तो यही यहां पे बताया जा रहा है कि सिल्क और स्पाइसेस आपके इंडिया से फ्रॉम चाइना रीच्ड यूरोप वाया द सिल्क रूट, ठीक है, वहां से यूरोप पहुंचे सिल्क रूट के जरिए। चाइनीज पेपर भी हमारे पास पहुंच गया था यूरोप अब, ठीक है, चाइनीज जो पेपर था वो भी पहुंच गया यूरोप 11th सेंचुरी के अंदर, एनेबलिंग मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, पुरानी चीजें, जो भी पुराने टाइम पीरियड की जो भी बातें हैं, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस है नॉन रिलीजियस है, वो सारी चीजें उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, पूरी बातों को लिखा जाता है, सारी चीजों में लिखा जाता है बच्चों, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया। अब यहां पे बात होती है कि मार्को पोलो जो है हमारे पास, ठीक है, मार्को पोलो जो है उन्होंने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू यूरोप। जैसे आपको पता है कि भाई ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी ये हर जगह चल रही थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चा कि ये भी हमारे पास कहां गए थे, चाइना में कुछ साल रहकर रहे थे। चाइना में इन्होंने सीखी है सारी चीजें, किस तरीके से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जा रही है ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अगर आप देखो तो चाइना, जापान, कोरिया, यहां से ही हर जगह फैली है, पूरे यूरोप में फैली है, इवन पूरे वर्ल्ड में फैली है, भारत तक भी यहीं से आई थी, ठीक है ना, समझ में आया। तो मार्को पोलो ने सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अब यूरोप लाया। ओके, कब लाया? देखो 1295 में लाया। फिर क्या बताया गया कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटेड बुक्स थी वो हर जगह फैल गई यूरोप में इसके बाद, और बहुत ही ज्यादा एक ऑल्टरनेट, इसने इतना चीप ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना, मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है, और इसको सब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये वेलम के ऊपर बनाई जाती थी। वेलम क्या होता है बेटा? एक पतला सा ऐसा पेपर होता है जो एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है, इसीलिए ज्यादा महंगा था। अब क्या बोला गया कि यूरोप के अंदर सब लोग वेलम वाले पेपर को, उसके ऊपर लिखे गए टेक्स्ट को तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी के लिए यहाँ पर चीपर ऑल्टरनेटिव लाया गया, दैट वाज द वुड ब्लॉक प्रिंटेड बुक्स, ठीक है। अब इसकी वजह से यूरोप में एक बूम आया किताबों का और हर एक टॉपिक के ऊपर लिखा जाना चालू हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर नाम आता है प्यारे बच्चों जॉन गुटेनबर्ग का। किसका नाम आता है? जॉन गुटेनबर्ग का नाम आता है, जिन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास डेवलप की थी, बनाई थी, ठीक है ना। कहां पर? स्ट्रासबर्ग जर्मनी में। इन द 1430s इसने भी प्रिंटिंग को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चेंज जो है वो कर दिया था, रेवोल्यूशन जो है इसके अंदर आ गया था, ठीक है ना। अब देखो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात की जा रही है, जो गुटेनबर्ग है ना, ठीक है, जो ये हमारे पास इसकी बात की जा रही है ना, जॉन गुटेनबर्ग। तो जो जॉन गुटेनबर्ग है ये हमारे पास कौन थे बेटा? जो जॉन गुटेनबर्ग थे एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करते थे। किससे? खेती बाड़ी करने वाले फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये हमारे पास क्या थे? सन ऑफ अ मर्चेंट, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसे खरीदार, एक ट्रेडर, ठीक है, उसके बेटे थे। और यहाँ पर एक तो ये एग्रीकल्चर फैमिली से भी बिलोंग करते थे, तो इनको पता था खेती बाड़ी वगैरह, इन्हें सारी चीजें देखी थी, ठीक है। और साथ में इन्होंने एक और चीज सीखी थी यहाँ पे कि वाइन और ऑलिव प्रेसेस इन्होंने देखी थी और ये समझ लिया था कि वो काम कैसे करती है, ठीक है ना। वाइन और ऑलिव प्रेसेस इन्होंने समझ लिया था कि वो काम कैसे करती हैं। प्लस इसके साथ में भाई ये एक बहुत ही अच्छे, ही वॉज अ वेरी गुड गोल्ड स्मिथ, ठीक है, सुनहार बोलते हैं ना उनको, तो बहुत ही बढ़िया सुनहार जो है प्यारे बच्चों ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये लेड के मोल्ड्स भी बहुत बढ़िया से बना लिया करते थे। तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस को समझने के लिए जो प्रेसिजन चाहिए थी वो इनके पास थी।
इसीलिए इन्होंने क्या किया बेटा, ये अपना सिस्टम बहुत ही परफेक्ट कर दिया, 40 में लाया, 8 साल और लगाए, 48 तक आते आते इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग द बाइबल इन अबाउट 3 years। 3 साल के अंदर इन्होंने बाइबल जो है प्यारे बच्चों बनाई, और लगभग इसकी 180 कॉपीज प्यारे बच्चों इसकी बनाई थी। इनको 3 साल लग गए इसको बनाने में। बट इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास 1440s वाला टाइम पीरियड है, 50s तक, ठीक है, तो मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसके अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर इनने जो रीप्रिंट कर दी, ठीक है, दोबारा से प्रिंट कर दी बाइबल, ये तो भाई एक बहुत बड़ी बात थी, और ये बहुत फास्ट था, ठीक है। मतलब अभी हमें देख के स्लो लग रहा है कि यार 3 साल लगा दी इसने, कैसी बात है ये, है ना, कैसे स्लो है ये, बट उस टाइम पीरियड में बच्चों ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस था। अब देखो, प्रिंटेड बुक्स इनिशियली रिजेंबल्ड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ के लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट थे ना, जो वेलम के ऊपर लिखे जाते थे, क्या बोला जा रहा है कि ये जो मशीन से हैंड प्रिंट किया जा रहा है या वुडन ब्लॉक प्रिंट किया जा रहा है, वो इनिशियली हाथ वाले प्रिंट के ही बराबर दिख रहे थे, एकदम सेम सेम लग रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो धीरे धीरे यूरोप के अंदर फैली, जिसकी वजह से बुक का प्रोडक्शन बूस्ट हो गया, है ना। अब जो है हमारे पास शिफ्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग, और जिसकी वजह से प्रिंट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला था। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान चीज है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने बोला चाइना से आया, ठीक है, फिर हमने क्या बात की, अच्छा चाइना, जापान, कोरिया, ओके, जापान में भी आ गया, अच्छा अच्छा बढ़िया यार। फिर तो हमने क्या बोला यार, मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और वो वेलम के ऊपर बनाई जाती थी, यानी कि एनिमल्स की स्किन के ऊपर लिखा जाता था सब चीजों को, ठीक है। वो तो बहुत महंगी है, क्या सब लोग उसको खरीद सकते थे? नो नो नो। फिर क्या हुआ बच्चा, धीरे 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 हमारे पास चेंजेस हुई। मार्को पोलो ने यहाँ पर जो चाइना में चीजें सीखी थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो हमारे पास यूरोप ले आए, ठीक है, और धीरे धीरे बुक्स की प्रोडक्शन वहां पर भी चालू हो गई। फिर यहाँ से जो एक बूम हुआ, वो कब हुआ, जब जॉन गुटेनबर्ग ने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई, और तब हमारे पास एक रेवोल्यूशन आया, जब हैंड प्रिंटिंग से स्विफ्ट हो गई चीजें कहाँ की तरफ भाई, मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड था। आगे चलते हैं, अब एक टाइम पीरियड आएगा जिसकी आपको यहां पर बात की करेंगे हम लोग मिलके, और क्या बताया गया, इसका हेडिंग क्या है, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। यानी कि अब क्या होगा, जब किताबें, देखो जब तक चीजें महंगी थी तो सिर्फ और सिर्फ मोनार्क्स, एलीट फैमिली, बिल्कुल एकदम रिच क्लास, ऐसे वाले लोग पढ़ाई कर पा रहे थे, या फिर मतलब कोई भी आदत के लिए, एकदम ऐसे मतलब क्रेज के लिए, या फिर शो ऑफ करने के लिए, जो मर्जी शौक के लिए आप बोलो, वो लोग रीडिंग किया करते हैं। बट जब हमारे पास रेवोल्यूशनराइज हो गई प्रिंटिंग प्रैक्टिसेस, और जब हमारे पास चीपर ऑल्टरनेटिव आ गई प्रिंटेड बुक्स की, उस टाइम पीरियड में एक नई पब्लिक हमारे पास बन गई, जो पढ़ाई से अपना दिल लगा बैठे थे, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया, द प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशनाइज्ड द बुक एक्सेसिबिलिटी, है ना। अब बुक्स जो है एक्सेसिबल, मतलब पहले सिर्फ इन्हीं लोगों के पास थी, अब जो है पुअर पीपल, पुअर क्लास के पास भी बच्चों यहाँ पे बुक्स मिल गई। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो जो हमारे पास ये पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटी थी ना, ठीक है, जो आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी थी मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर बताया गया है कि इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला जो टाइप है वो कौन सा होगा आपका बच्चा, प्रिमिटिव है ना ये, तो इसमें जो पहला टाइप है इसका वो क्या होगा आपका, एलीट क्लास बोले हम इसको, और दूसरा हम बोले बच्चा आपके पुअर, मतलब हम बोलेंगे हैव्स, दूसरा कौन होगा बेटा, हैव नॉट्स, ठीक है ना। तो देखो इनके बीच में अब सोसाइटी जो है बटी हुई होगी, बट हमने क्या देखा बेटा कि प्रिंटिंग अब जो है पहले पहले इनके पास थी, बुक्स या रीडिंग वगैरह सिर्फ इनके शौक, अमीरों के शौक हुआ करते थे। बट जब इसका ऑल्टरनेट आया, तब हमने देखा कि ये बुक्स और रीडिंग हमारे पास जो आपके हैव नॉट्स हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल हो चुके थे, वो लोग भी अब पढ़ाई कर पा रहे थे, ठीक है। फॉस्टरिंग अ न्यू रीडिंग पब्लिक, अब नई पब्लिक बन गई उसको पढ़ने वाली किताबों को। बिफोर इट्स एडवेंट, यानी कि इसके आने से पहले रीडिंग तो एलीट क्लास की प्रिविलेज थी, ठीक है ना, वही मैंने आपको बताया। अब जो पब्लिशर है वो क्या कर रहे हैं बेटा, दे अडॉप्टेड
Publishers adapted by producing books appealing to both literate and illiterate audiences. क्या बोला गया कि भाई प्रिंट में ही ऐसी चेंजेस कर दी कि जो किताबें सिर्फ पहले हमारे पास पढ़ा लिखा इंसान देख पाता था, अब उसमें दिलचस्पी किसकी क्रिएट हो गई? इलिटरेट ऑडियंस की भी। क्यों भाई? वो वहां पर कुछ विजुअल्स चिपका देते थे, है ना। देखो अगर आप कॉमिक्स की बात करो, मैगजीन्स की बात करो, तो मैगजीन्स तो कोई भी देख सकता है ना, उसके ऊपर जो पिक्चर्स होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो वो तो देखने वाली होती हैं, तो मतलब पढ़ना तो नहीं है उससे, ऑल्दो वो इतना उसका जो मीनिंग है वो नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बट उसको जो है वो देखने में मजा तो जरूर आएगा, यानी कि उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, है ना, कुछ तो आएगा पाए उसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बोला है बेटा कि ऑफन विद इलिस्ट्रेशंस, ठीक, दिस फ्यूजन ऑफ ओरल एंड प्रिंट कल्चर्स ब्लर्ड डिस्टिंक्शंस बिटवीन हियरिंग एंड रीडिंग ऑडियंस। मतलब अब तो यहाँ पे हियरिंग और जो रीडिंग है ना, मतलब जो सिर्फ सुन रही थी, पहले क्या होता था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ कौन करते थे? गांव के कुछ लोग करते थे, वही कुछ लोग न्यूज पढ़ के आगे स्प्रेड करते थे, उनको सुनने वालों में वो न्यूज चली जाती, ओरल ऑडियंस। अब क्या हो गया कि जो प्रिंट है वो सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं, बल्कि वो जो ओरल ऑडियंस है उसके लिए भी कारगर साबित हुई है। अब उसको किसी ऐसे की जरूरत नहीं थी जो उसको सुनाए कि भाई क्या लिखा है बताओ, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब बच्चा क्या बताए इसी के साथ साथ में कि जैसे जैसे किताबें एक्सेसिबल हुई तो लिटरेसी रेट भी हमारे पास धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। लिटरेसी रेट मतलब कि कितने नंबर ऑफ पीपल उस टाइम पीरियड में एजुकेशन ले पा रहे थे, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो भी हमारे पास इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हमने बोला कि अब एजुकेशन जो है वो और ज्यादा क्या होगी, एक पॉपुलर ओपिनियन बन गया, ठीक है। दिस वाज नाउ अ पॉपुलर प्रैक्टिस, ठीक है ना, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ है। ये जो ट्रांजिशन था रीडिंग कल्चर में, ठीक है, इसकी वजह से हाउएवर वाज नॉट इमीडिएट, ये एकदम से ऐसे एकदम से नहीं हो गया था, इसको टाइम लगा था, ये ग्रेजुअली हुआ था, इसको टाइम की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत थी। एफर्ट टू परसुएड द मासेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, मतलब इसको क्या लगा भाई एकदम से चीजें चेंज नहीं हुई है ना, ऐसे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ऐसा नहीं बताया इसने क्या बोला बेटा कि हमारे पास चीजें अगर चेंज हुई है ना तो ग्रेजुअली हुई है, उसमें जो है प्यारे बच्चों टाइम कंज्यूम हुआ है, फिर जाकर प्रिंट के अंदर भी चीजें चेंज हुई है और तब जाकर लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा है, समझे। अब देखो लास्ट क्या बताया कि नॉनलेस द प्रिंटिंग प्रेस मार्क्ड अ पिवटल शिफ्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजिंग नॉलेज एंड लिटरेचर। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रिंटिंग प्रेस है वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया जिसके बाद हमारे पास एक तो एजुकेशन की ज्यादा बात किए जाने लगी, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गया और इसी टाइम पीरियड में हमारे पास नॉलेज जो है हमारे पास बच्चा उसके बारे में भी एक बूम जो है हमें देखने को मिला, लोगों तक नॉलेज और नए नए साइंटिफिक थॉट्स और ये सारी चीजें हमारे पास जारी थी। तो इन शॉर्ट हम हमारे पास प्रिंटिंग को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ बेटा, न्यू आइडियाज के साथ, किसके साथ, न्यू आइडियाज के साथ। जैसे आप कहते हो ना कि मैम किस तरीके से सारी चेंजेस हुई, हमने इतनी ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, हमने देखो यूरोप में वुमेन्स को राइट नहीं मिल रहे, जो हमारे पास प्रिविलेज्ड हैं वो तो बस वही है जिनके पास जमीन जायदाद बंगला है ना, ये जो क्लासलेस सोसाइटी की फॉर्मेशन है वो कब हुई, या फिर हम बोले कि अभी भी एकदम से क्लासलेस तो नहीं है, मगर वो थॉट आया कैसे, जब हमारे पास लोगों ने न्यू थॉट्स यानी कि नए नए आइडियाज और एजुकेशन को एक्सेस करा। व्हेन एजुकेशन वाज एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी कि जब प्रिंटिंग क्लास हमारे पास या प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास और ज्यादा आगे चल के रेवोल्यूशनराइज हो गई, ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, वेरी गुड। अच्छा अब यहां पे नेक्स्ट आता है बच्चों, यही है ना, चलो तो बच्चों नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब बेटा इसके ऊपर ना मतलब एकदम प्रिंट तो फैल रहा है, हर जगह प्रिंट जो है प्यारे बच्चों अपनी जगह बना रहा है, प्रिंट जो है अब वुमेन्स भी पढ़ रही हैं, प्रिंट अब हर एक क्लास का बंदा पढ़ रहा है, क्लास का मतलब 7th 8th 9th 10th नहीं, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है, जिनको यहाँ पे पहले उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, मगर प्रिंट उन तक पहुंच गया, अब वो लोग भी एक नया थॉट रख पा रहे थे, नए नए ओपिनियन सोसाइटी में जनरेट हो रहे थे, जिसके मतलब किसके ऊपर होते, धर्म के ऊपर, ठीक है, रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स यहाँ पर प्यारे बच्चों होते यहाँ पे नजर आए, और इसकी वजह से लोगों के मन में फियर था प्रिंट को लेकर, है ना, लोगों के मन में एक वहम या बहुत सारी ऐसी चीजें जो है आ चुकी थी, जिसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि यार अब तो हमारा अस्तित्व खतरे में है,
ठीक है। तो देखो, प्रिंटिंग फैसिलिटेटेड वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज एंड डिबेट्स चैलेंजिंग द अथॉरिटीज। जब हमारे पास प्रिंट हर एक सोसाइटी को, हर एक तरीके के लोगों को अवेलेबल हुआ, तो उन्होंने अपने अपने लेवल पे प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है रेज करना चालू कर दिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या कर दिया, डिबेट शुरू कर दिए। ठीक है, किस पे, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज थी, मोनार्क्स पे क्वेश्चन करना चालू कर दिया, निकलो। ठीक है, यहाँ पर जो है चर्च की पावर्स के ऊपर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करना चालू कर दिया, वो हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को डर था अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल का, और उसका जो पोटेंशियल पड़ रहा था, उसको जो इम्पैक्ट था पब्लिक के ऊपर, उसकी वजह से जो ओपिनियन जनरेट हो रहे थे, उसका फेयर था कि ये तो जो हमारे पास डैमेज है वो अनकंट्रोलेबल है, लोग जो है रेबिलियन बन जाएंगे, बागी बन जाएंगे। पहले जो लोग हमारी बात सुन रहे थे, अब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये इनको ऐसी चीजें फील हो रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बताया, यहाँ पे बात की गई है मार्टिन लूथर्स के 95 थीसिस की। इन्होंने अपनी 95 थीसिस को लिखा, इसको जब प्रिंट किया, और ये इतने लार्ज नंबर में सर्कुलेट हुई प्यारे बच्चों, इतनी ज्यादा कॉपीज इसकी बढ़ी, जिसके बाद हमने एक स्प्लिट जो है चर्च के अंदर देखा। अब आपको पता है कि सबसे जो इनकी सुप्रीम है चर्च, वो कौन सी थी, इनकी कैथोलिक चर्च है, जो रोम के अंदर है। ठीक है, और यहीं पे जो है डिविजन्स हो गई, और ये डिवाइड हो गया हमारे पास किसमें, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन यहीं से चालू हो गया था। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने नए थॉट्स यहाँ पर पढ़ लिए थे, लोगों के दिमाग में नई नई चीजें बच्चों यहाँ पर आ चुकी थी, जिनको मिटाना या जिनको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, अब जो लूथर की राइटिंग्स थी, इसकी वजह से क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक तो बूम आ गया, एंड इट एम्प्लीफाइड बाय द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग ने उसको और ज्यादा धक्का दे दिया प्यारे बच्चों। एक बहुत ज्यादा बड़ा डिवीजन चर्च के अंदर हमें देखने को मिला, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रिंटिंग ने यहां पर भी एक बेहतरीन रोल प्ले किया था, एक अहम रोल प्ले किया था, जिसके बाद किसमें हमारे पास बेटा, रिलीजन को शेप किया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड। ओके, तो प्रिंट की वजह से यहां पर रिलीजन के ऊपर भी असर पड़ने को हमें नजर आया। हमने देखा कि चर्च में हमारे पास रिफॉर्मेशंस आ गई थी, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो चुके थे वहां से, और ये कब हुआ था, जब मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस प्यारे बच्चों लिखी, प्रिंट की, वो इतना ज्यादा सर्कुलेट हुई कि यहां पर एकदम से भौकाल मच गया। आगे चलते हैं, तो क्या बताया गया बच्चा, कि प्रिंटिंग की वजह से हमारे पास धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जो है वो उठते हुए नजर आए, है ना। जितने भी लोग थे, उन्होंने यहां पर क्या किया बेटा, प्रिंटिंग के ऊपर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करना चालू कर दिए। सब ने हर एक चीज को, जैसे मैंने बोला भगवान, तो आप लोगों के मन में उसका एक अलग आइडिया क्रिएट हुआ, और जितने लोग अभी देख रहे हैं उन सभी के दिमाग में अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस आए, अलग अलग आइडियाज सबके माइंड में आए। ठीक है, अब क्या बोल गया, इवन अमंग द लेस एजुकेटेड, यानी कि जो पहले लोग जिनको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता था, इलिटरेट क्लास को, हैव नॉट्स को, अब उनके दिमाग में भी यहां पर नई नई चीजें प्यारे बच्चों आने शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्या बोला कि मिनोकियो। ठीक है, मिनोकियो हमारे पास कौन है बेटा, 16th सेंचुरी के मिलर। यहां पर इन्होंने डेवलप किया बहुत ही एक बड़ा अपने व्यू, कंट्रोवर्शियल व्यूज अपने दे दिए बाइबल के ऊपर। तो यानी पहले तो चर्च, अब यहां पर किसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, बाइबल के ऊपर बेटा, हॉली बुक थी। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा पीक पे यहां पर बातें की गई, और इतने ज्यादा अलग अलग थॉट्स हमारे पास सामने आए कि इसके जो ओपिनियंस थे बाइबल को लेकर, और जो यहां पर इसने चीजें फैलाई, लोगों के दिमाग में डाली, तो चर्च को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कैथोलिक चर्च आपको पता है, रोमन कैथोलिक चर्च सबसे ज्यादा सुप्रीम है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया इसके एंगर, इसके आइडियाज से, एंड जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन हो गया था, इसको जान से मारा जाएगा, ऐसे इसके साथ हुआ। एंड फाइनली यहां पे देखा गया कि रिलीजियस डिबेट्स प्रिंट की वजह से जो हुई, उसमें कुछ चेंजेस तो ठीक थी, बट इतनी ज्यादा चीजें वायलेंट हो गई कि प्यारे बच्चों कितने ज्यादा लोगों की जानें भी इसमें गई थी। ये तो एग्जांपल है किसी प्रोमिनेंट इंसान की मैंने आपको दी। ठीक है, फिर द चर्च इम्पोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स। अब क्या हुआ, जब चर्च को पता चल गया कि लोग तो अब भाई हमारी किताब के ऊपर, मतलब हमारी जो रिलीजन को सबसे ऊपर दर्शाती है, हमारी जो मॉरल्स है, हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चर्च ने यहां पर कंट्रोल करना चालू कर दिया। ठीक है, ओवर द पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स।
ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, एक इंडेक्स मेंटेन करना शुरू कर दिया, इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स। ठीक है, चर्च अब यहाँ पे बना के रखता था कि कौन सी किताबें यहाँ पर ना तो पब्लिशर आगे पब्लिश करेंगे, ना आगे बुक सेलर उसको बेच पाएगा। तो ऐसे एक इंडेक्स इन्होंने मेंटेन किया और एस्टैब्लिश किया कब, 1558 में, ताकि धर्म को तोड़ने वाले, धर्म के खिलाफ जितने भी लोग हैं, धर्म के अगेंस्ट बोलने वाले लोगों की यहां पर कोई चीजें आगे प्रमोट ना हो पाए। फिर आता है बच्चों आपका रीडिंग मेनिया। क्या आता है बेटा आपका, रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया में ऑलरेडी क्या बताया गया, जैसे आपको पता है कि भाई प्रिंट के आने के बाद क्या हो गया था, लोगों का इंटरेस्ट जब पढ़ाई की तरफ गया है ना, प्रिंट के आने के बाद, तो लिटरेसी रेट में इंक्रीज हमें देखने को मिला था। ठीक है, कब, आपके 17th एंड 18th सेंचुरी में हमने क्या देखा कि इनिशियली यहां पर स्प्रेड क्या हुआ, चर्च स्कूल, चर्च के जो, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे, वही पहले पहले हमारे पास यहाँ पे आगे आए। इन्होंने एजुकेशन यहाँ पे दी, किसको, पीजेंट्स को और आर्टिसंस को, जो एकदम लो क्लास के लोग थे, ठीक है, उनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करी। एंड बात करते हैं बाय द लेट 18th सेंचुरी की, लिटरेसी रेट्स हमारे पास प्यारे बच्चों कहाँ पहुंच गए थे, 60 से 80% एक कुछ एरियाज में, जिसकी वजह से बुक्स की डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है बच्चों, मत कर चैटिंग। वैसे तुम्हें पता है, तुम ये देख रही होगी, मैं भी तुम्हारी चैट्स देख रही होंगी, मुझे पता चल जाता है बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। करो अब बातें चीज। ठीक है, देखो अब, प्रिंटर्स मेट दिस डिमांड विद अ वेराइटी ऑफ लिटरेचर। यार जितने भी प्रिंटर्स थे ना, मतलब देखो अब यहाँ पर डिमांड तो बन गई किताबों की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन यहाँ पर परस्यू की जा रही है। जो डिमांड किताबों की हुई, जो इंक्रीज हुई, तो मतलब प्रोडक्शन भी होगी। तो ये जो प्रोडक्शन थी वो पब्लिशर्स ने या तो प्रिंटर्स ने कैसे पूरी की बेटा, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके का लिटरेचर लाया। ठीक है, जिसमें इन्होंने एल्मेनिक्स लाए, बैलेड्स लाए एंड पेनी चैप बुक्स। यही पेनी चैप बुक्स है जिनके बारे में मैं बात करी थी। तो पेनी चैप बुक्स क्या है बेटा, चैपमैन हुआ करता था। ठीक है, चैपमैन एक बंदा था जिसका काम था छोटी छोटी किताबें बेचना। ठीक है, तो चैपमैन हमारे पास ये छोटी छोटी किताबें लाया करता था, जो बहुत ही ज्यादा चीप हुआ करती थी, इवन एक पेनी की। ठीक है, एक सिंगल, अ पेनी अ बुक। ठीक है, इतनी सस्ती एक यहाँ पर बुक्स मिला करती थी, जिससे हमें ये समझ में आया कि हर तरीके के लोगों को अब यहाँ पर चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया द पीरियोडिकल प्रेस इमर्ज्ड। अब धीरे धीरे एक और एडवांसमेंट देखने को मिली, पीरियोडिकल प्रेस जो है सामने आती है, जिसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, एक बहुत स्मार्ट मूव किया। क्या किया भाई, कि भाई करंट अफेयर को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। यानी किताबों के अंदर करंट अफेयर भी दिया जाने लगा कि सबकी नॉलेज ग्रो हो, वहीं पर कुछ ऐसी चीजें भी दी गई जिससे लोगों का इंटरेस्ट किताबों में बना रहे, उसको दिलचस्प बनाया और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया सबके लिए। ठीक है, हमने बात करी न्यूज़पेपर्स की, जर्नल्स की, यहाँ पर बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन दी जाने लग गई, किस किस के बारे में, वॉर के बारे में, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट्स, कौन से देश में क्या चीजें हो रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के थ्रू प्यारे बच्चों स्प्रेड हो रही थी। साइंटिफिक और जो फिलोसॉफिकल आइडियाज थे, यानी कि जो भी चीजें साइंस से रिलेट करती थी, पहले तो बहुत ही ज्यादा अनकॉमन थे, बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था इन सब चीजों के बारे में। बट अब क्या बताया गया है कि जितने भी साइंटिफिक और जितने भी फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं प्यारे बच्चों, ये और ज्यादा एक्सेसिबल और ज्यादा वैल्यूड जो है बन चुके थे। ठीक, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो भी टेक्स्ट था उसको पब्लिश करवाया जा रहा था बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जैसे आपको पता है इंफॉर्मेशन दी जा रही थी अब, और जो भी राइटिंग्स थी अलग अलग थिंकर्स की, उसको भी यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा था, जैसे न्यूटन हो गए, वोल्टायर हो गए, रोज़ियो हो गए। ठीक है, ये अलग अलग फिलोसोफर्स थे। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज द ट्रेम्बल देयर ऑफ टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली क्या बताया गया है कि जो हमारे पास मिड 18th सेंचुरी है, उस टाइम पीरियड में बुक्स वर सीन एज द टूल, है ना, एक मतलब ऐसा, जैसे आपको पता है हथियार की तरह किताब को समझा जा रहा था, जिससे प्रोग्रेस को और ज्यादा फैलाया जा सकता था और नई शक्ति यानी कि नई सोच, नई विचारधारा, नई शुरुआत प्यारे बच्चों
वो भी फैलाई जा सकती थी। ठीक है, किसके थ्रू? बुक्स के थ्रू, किताबों के जरिए। ठीक है, किसके थ्रू मेरे बच्चों? किताबों के जरिए। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या बताया कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो किताबें हैं वो क्या कर सकती हैं? सोसाइटी की सोच को बदल सकती हैं। सोसाइटी की जो ऐसे ना कंजर्वेटिव अप्रोच है ना, जो बदलाव नहीं चाहती, पुराने ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशन को पकड़ के रखती है, उसके खिलाफ किताबें यहां पर आवाज अपनी उठा सकती हैं। और जो ऑप्रेसिव रूल यानी कि टायरेनी होता है, ऑप्रेसिव रूल है ना, जो एकदम से ऐसा दबाने वाला, किसी को किसी के हक ना देना, हक छीनने वाला जो रूल है, उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकती है। अब यहीं पर बात की जाती है एक नॉवेलिस्ट की, यानी कि एक ऐसा इंसान जो क्या लिखता है? नॉवेल्स लिखता है, कहानियां लिखता है। ठीक है, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर प्यारे बच्चों नॉवल लिखते हैं, और अपनी नॉवेल्स में इन्होंने क्या किया? द प्रिंटिंग प्रेसेस पावर दिखाई इन्होंने फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, इन्होंने बताया कि यार प्रोग्रेस के लिए हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस का कितना बेहतरीन रोल इन्होंने दिखाया। और इसने क्या किया बेसिकली, कि अगर मैं आपको ये चीज बताऊं सॉरी, जो आपके पास सेबेस्टियन है ना, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ये अपनी स्टोरीज के अंदर या अपने नॉवेल्स के अंदर जितने भी प्यारे बच्चों कैरेक्टर्स लेते थे ना, तो हीरो ये जिसको भी दिखाते थे, तो इन्होंने अपनी हर एक नॉवेल में ये बताया है कि हीरो हीरो कैसे बना। वो पहले एक आम इंसान था, बाद में जाकर इनको पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यानी कि बच्चों क्या बताया गया कि हीरो तब बना जब इसने किताबें पढ़ी, है ना, इसने एनलाइटनमेंट इसको मिला। वाह वाह वाह, समझ में आया मैम। ठीक है ना, तो जब किताबें पढ़ी फिर जाकर ये हीरो बना। ठीक है, और फिर इसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, और नाम क्या था? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ठीक है ना, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की पावर के बारे में बात करी। ठीक, समझ में आ गया ना? अब देखो, मर्सियर्स asserted प्रिंट्स एबिलिटी टू चैलेंज टायरनी एंड ब्रिंग एनलाइटनमेंट। इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है? प्रिंट के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है मोनार्क के रूल को, ऐसे शासन को जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है। मतलब ऐसे शासन को जो आपकी आवाज को दबा रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो इस प्रिंट के जरिए, है ना। आप नई चेंजेस यहां पर ला सकते हो। ठीक है अब बात करते हैं बच्चों यहां पर प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम यार इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बच्चों क्या बताया गया? जितने भी हिस्टोरियंस थे ना, इन्होंने डिबेट किया आपस में, ये एकदम अंधाधुंध बातचीत चल रही, एकदम गोला बारूद चल रहा है इनके बीच में। क्या कहा इन्होंने? बोला कि हमें तो लगता है कि प्रिंट कल्चर जो हमारे पास है, इसकी वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। समझा? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का सबसे पहला वो रिवॉल्ट था जिसके बाद नेशनलिज्म की वेव आई और पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल गई। समझा? सबसे पहली बार टायरनी यानी कि ऑपरेसिव रूल, राजा का जो खतरनाक डेंजरस शासन था, उसके खिलाफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही आवाज उठाई गई थी। सबसे पहले अपने बारे में, अपने हक, अपने राइट, अपने हकूक के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात की गई थी। तो बोला गया हमें तो लगता है फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसीलिए आया क्योंकि प्रिंट कल्चर हुआ था, प्रिंट ने ही इसका रास्ता जो है साफ किया। तो हिस्टोरियंस ने बोला कि दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, ऐसा बोला इन्होंने। अब यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने सजेस्ट किए थे जिसकी वजह से, जो प्रिंट की वजह से इन्होंने बात की थी। ठीक है, इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बोला डिसेमिनेशन ऑफ द एनलाइटनमेंट आइडियाज, कि जो एनलाइटनमेंट के आइडियाज फैले थे, अब आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में ही स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, ला पेत्रेली, सिटोयन, है ना, ये सारी मैंने आपको चीजें बताई थी। तो इन्होंने बोला कि ये हुआ इसीलिए क्योंकि प्रिंट आया था। ठीक है, प्रिंट के इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीजें हुई। सेकेंड है फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ डायलॉग। ये भी इनको लगा कि यार ये जो चीजें आपने देखी हैं, जो आपने स्लोगन्स, आइडियाज, थॉट्स, कोट्स, ये सारी चीजें पढ़ी, आपको तो प्रिंट की वजह से देखने को मिली। फिर बोला गया कि लिटरेचर ही सर्कुलेट हुआ क्रिटिकल ऑफ मोनार्की। ठीक है, जिसमें मोनार्की के अगेंस्ट में बातें की गई थी। बोला गया था
हाउएवर जो प्रिंट का इम्पैक्ट था, जो असर था, वो इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि जो इंडिविजुअल थे दे इंटरप्रेटेड एंड एक्सेप्टेड आइडियाज इंडिपेंडेंटली। यानी कि मेरे लिए जो आजादी है मतलब एसएसटी में इकोनॉमिक्स में बच्चे फिर एक ही चीज रट के जाते हैं, सीबीएसई में, ठीक है, क्या बोला जाता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। सिमिलरली यहां पर भी बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या बताया गया है, बताया गया है कि जितने भी लोग थे उन्होंने किताबें तो पढ़ी, बट उनके मन में एनलाइटनमेंट के अपने ही कुछ सोच थे, अपने ही कुछ अंदाज थे, अपने ही कुछ मीनिंग थे, ठीक है। अब देखो क्या बताया गया कि प्रिंट ने पॉसिबिलिटीज तो मतलब नए रास्ते तो खोले, नए नए थॉट्स के, आइडियाज के, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो हर एक के बीच में अलग अलग था, ठीक है ना, वेरीड था, डिफरेंट था। अब हम बात करते हैं कि किस पे कैसा असर था, है ना। प्रिंट जो है वो चिल्ड्रन के लिए कैसा था, औरतों के लिए कैसा था, और वर्कर्स के लिए कैसा था, है ना, अच्छा टॉपिक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, कंपल्सरी एजुकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी इंक्रीज चाइल्ड रीडरशिप। हुआ क्या कि जब हमारे पास लेट 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है ना, तो उस टाइम तक आपको पता है एजुकेशन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, और बोला गया कि हर एक घर में होगी पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए चाहिए आपको प्रिंट मीडिया, चाहिए आपको किताबें। अब यहां पे एक पीक टाइम आ गया था कि बुक्स वर मेड एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन। अब एक नया रीडिंग पब्लिक जो है बन गया, पहले वुमेन्स आई थी, है ना, फिर पुअर पब्लिक आई, अब कौन आ गए प्यारे बच्चों, यहां पर बच्चे भी आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। अ चिल्ड्रंस प्रेस, मतलब चिल्ड्रन के लिए ना अलग से ही प्रिंटिंग प्रेस बना दी थी फ्रांस में, 1857 से जो है अपना काम चालू कर गई थी। यहां पे पब्लिश की जा रही थी न्यू एंड द ट्रेडिशनल वर्क्स, जिसमें फेरी टेल्स के बारे में बात की गई थी, ड्रीम लैंड, डिज्नीलैंड, ठीक है, ये सारी चीजें, परियों की कहानियां छापी गई बच्चों की इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी अलग से एक चिल्ड्रन की प्रेस आई, कहां पर, फ्रांस में आई, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ग्रिम ब्रदर्स का। तो बच्चों ग्रिम ब्रदर्स ने हमारे पास कंपाइल की अलग अलग कहानियां, है ना, और उन कहानियों को, उन जो पुरानी होती ना दादी नानी की कहानियां, उन कहानियों को बच्चों इन्होंने क्या किया, और ज्यादा एडिट करा, कहां पर, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में एडिट करा फॉर पब्लिकेशन इन 1812, ठीक है, 1812 में इन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग ये फोक टेल्स को पब्लिश करा बच्चों के लिए, ग्रिम ब्रदर्स ने। अच्छा, फॉक टेल्स क्या होती है, जैसे यहां पर बात की जा रही है किसकी बेटा, यहां पर बात की जा रही है फेरी टेल्स की, वैसे ही फॉक टेल्स होती है, मतलब जिस रीजन की बात की जा रही है वहां पे कोई लोकल ऐसी कौन सी कहानियां है। कश्मीर की बात करें तो रांटस की बात की जाती है ना, क्या होती है भाई, कॉमेंट में जरूर बताना मेरे को, है ना, मेरे को तो पता होना चाहिए कि आप सभी को पता है या नहीं, आर यू अवेयर और नॉट, अगर नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आपको, फिर, है ना, आप पूछना मुझसे। विमेन बिकेम सिग्निफिकेंट रीडर्स, अब धीरे धीरे विमेन्स भी रीडर बनना चालू हो गई थी, इवन अब तो वो राइटर्स भी बन रही थी, खुद से चीजें लिख भी रही थी, विद पेनी मैगजीन्स एंड मैनुअल टारगेटिंग देम, है ना, एकदम मतलब कि छोटी छोटी मैगजीन्स आ रही थी जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव थी, इनएक्सपेंसिव मतलब चीप थी, ठीक, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं थी, और ये लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे, और इनको ही टारगेट करके तो इनको चीप बनाया जा रहा था, ठीक है। 19th सेंचुरी में हमने देखा प्यारे बच्चों कि लाइब्रेरीज में बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड वर्कर्स थे, लेंडिंग लाइब्रेरीज एजुकेटेड वर्कर्स, फॉस्टरिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग। यहां पर लोग जो है जाया करते थे और वहां पर खुद को एक्सप्रेस करने के लिए राइटिंग्स क्या करते हैं, लिखा करते थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था, है ना, जहां पे अलग सी चीजें हो रही थी। अब आगे चलते हैं कि और क्या नई यहां पर इनोवेशंस हुई। तो प्रिंट में अब एक नया टाइम यहां पे आ चुका था, है ना, रैपिडली इवॉल्व हो रही थी सारी चीजें, बट लेट 18th सेंचुरी के आगे प्यारे बच्चों यहां पर इनोवेशंस आई थी, जैसे कि आपको पता है यहां पर एक और इनोवेशन आई थी, किसके द्वारा, रिचर्ड एम होल्स पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, ठीक है, एक इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी प्यारे बच्चों, एंड ऑफसेट प्रेस इन 19th सेंचुरी। तो दो अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स अब हमारे पास जो है सामने आए थे, जिसकी वजह से प्रिंट में और ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया। तो बताओ क्या अब यहां पर बुक्स और ज्यादा प्रोड्यूस होंगी या खत्म हो जाएंगी, भाई बुक्स तो और ज्यादा बूम कर गई, ठीक है। तो क्या बताया गया कि 20th सेंचुरी यानी कि 20th 20th सेंचुरी में
जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही थी ना, लाइक चीप पेपर बैक एडिशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है यार एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमारे पास बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी, नो डेवलपमेंट, इवन की डिक्लाइन हो रही थी सारी चीजें, रिसेसिव टाइम पीरियड था, ठीक है ना, नेगेटिवली एक्सेलरेशन, नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, मतलब तबाही बच चुकी थी एकदम से। उस टाइम पीरियड में तो पैसे नहीं थे, तो पेपर बैक मतलब एकदम से हम कैसा पढ़ रहे, बिना पेपरलेस एडिशन लाया गया। ठीक, आगे देखो फिर क्या बोला बेटा कि प्रिंटिंग कम्स टू इंडिया। अब धीरे धीरे प्रिंट कहां आ गया, भारत की तरफ आ गया, और सबसे पहले इंडिया के अंदर गोवा में आया था प्रिंट। कहां आया था बेटा, गोवा में आया था इन द मिड 16th सेंचुरी। और लाया किसने था, पोर्टुगीज मिशनरीज जो है अपने साथ बच्चों यहां पर प्रिंट लेकर आए थे, ठीक है, लीडिंग टू द प्रिंटिंग ऑफ, सबसे पहले यहां पर फिर क्या प्रिंट किया गया था, कॉन्कनी ट्रैक्ट्स बाय द ज्यूस्ट प्रीस्ट्स, ठीक है। फिर बताया गया कि तमिल एंड मलयालम बुक्स भी प्रिंट की गई थी कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा। एंड क्या बताया गया, इन द लेट 16th एंड अर्ली 18th सेंचुरी रेस्पेक्टिवली। ओके, अब भारत के अंदर ही बताया जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रिंटिंग बिगेन लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिंटिंग थी वो कुछ टाइम के बाद शुरू हुई थी, और सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इन्होंने बंगाल गैजेट प्यारे बच्चों बनाया था 1780 में। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब एकदम एक जोरदार बच्चा आया, लिखा था मैंने सामने बेटा, लिखा था 1909, मैंने ऐसे पढ़ते पढ़ते इसको बोल दिया 2009, और बच्चे कमेंट करता ओ यस मैंने मैप की गलती निकाल दी। बेटा एंजॉय एंजॉय, है ना, खुश रहो तुम, मजाक था। अब आगे चलते हैं, क्या बताया गया बेटा कि हमारे पास जेम्स ऑगस्टस ने बंगाल गजट निकाला था, कब, 1780 में, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे इनका कोई भी इसमें हाथ नहीं था, ठीक है। फिर देखो हिक्कीज पब्लिकेशन, इसकी जितनी भी पब्लिकेशन थी ना, अरे ये क्या हुआ, इसकी जितनी भी बच्चों पब्लिकेशंस थी ना, यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा परसिक्यूशन देखा गया, ठीक है, मतलब इनके खिलाफ यहां पर चीजें कार्रवाई की गई बहुत जोरदार तरीके से कॉलोनीज के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो ये गॉसिप छाप रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके ऑफिशियल्स के बारे में, तो क्या वो बख्शते इसको ना बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या देखा गया, लेट 18th सेंचुरी में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बने, ठीक है, जिसमें हमने देखा इंडियन पब्लिकेशंस भी अब जो है वो पेज पे आ चुकी थी, जैसे कि वीकली बंगाल गैजेट, ठीक है, किसने बनाया था, गंगाधर भट्टाचार्य, जो राजाराम मोहन रॉय के बहुत ही खास थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट्स, ठीक है, सेम यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास 19th सेंचुरी के अर्ली टाइम पीरियड में जो कॉलोनियल इंडिया था, यहां पर इन्होंने विटनेस किया, मतलब इन्होंने फेस किया इंटेंस रिलीजियस डिबेट्स, रिलीजन के ऊपर बहुत ही यहां पे बड़ी बड़ी और खतरनाक लेवल की डिबेट्स जो है वो हुई थ्रू प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है, जो भी प्रिंट किया जा रहा था उसके जरिए ही ये सारी चीजें यहां पर देखी गई। ठीक, देखो अब एग्जाम्पल दी गई है कि जो हमारे पास राम मोहन रॉय संबद्ध कौमुदी, ठीक है, जो इन्होंने यहां पर लाई थी संबद्ध कौमुदी, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी समाचार चंद्रिका लाई गई थी, यहां पे इनके खिलाफ थोड़ी सी चीजें डिस्कस की जा रही थी। एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी समाचार चंद्रिका, दे represented opposing views in the बंगाल, ठीक है, बंगाल के अंदर इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया अलॉन्ग साइड इमर्जिंग पर्शियन एंड गुजराती न्यूज़पेपर। अब क्रिटिसाइज तो हिंदू के जो हमारे पास यहाँ पे समाचार चंद्रिका निकाली गई थी, ये सारी चीजें जो आई थी, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था बंगाल में, मगर फिर भी नए लैंग्वेजेस के ऊपर यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रिंट के मीडियम्स और इमर्ज हुए, पर्शियन और गुजराती न्यूज़पेपर अब जो है यहाँ पर उभर के सामने आया। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पे बताया गया लामा यूज्ड लिथोग्राफिक प्रेसेस। देखो लिथोग्राफिक प्रेसेस क्या होती है बेटा, यहां पर ना ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती हैं, ठीक है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, जो इसका प्यारे बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास ऑयल है, ऑयल एंड वाटर नेवर मिक्सेस,
ठीक है, क्या बताया गया है कि जो हमारे पास पानी है और जो तेल है वो एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर किया क्या जाता है, एक ग्रीसी टेक्सचर का, है ना, ग्रीस देखिए आपने कैसी होती है, जैसे कि स्लाइमी स्लाइमी से, क्या गंदी, तो वो ग्रीसी टेक्सचर वाली प्यारे बच्चों जो है एक वो ग्रीस बनाई जाती है ना, स्लाइमी टेक्सचर वाली ग्रीस बनाई जाती है, करेक्ट करती हूँ अपने वर्ड्स को, उसको एक पत्थर के ऊपर ले, लिथो मतलब स्टोन, उसको पत्थर के ऊपर लगाया जाता है जिस तरीके का आपको प्रिंट चाहिए। उसके ऊपर जब ग्रीस लगाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो ग्रीस है ना वो उसको डिप करती है, मतलब उसको पत्थर को जिस पे ग्रीस लगाई है सामने से, मान लो ये पेन पत्थर है, आगे से मैंने इस पे क्या लगा दी, ग्रीस लगा दी, मैंने इसको डिप कर दिया इंक के अंदर, ठीक है, वो ऑयल में मिक्स्ड होती है, ठीक है। अब क्या करता है कि वो जो हमारे पास ग्रीस है ना वो पानी के साथ क्या होगी, मतलब तेल और पानी तो मिक्स नहीं होता, तो वो उसको क्या करेगी प्यारे बच्चों, अपने साथ इंक को निकाल लेगी और फिर उसको हम प्रेस करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, और वो जो चिपक गया है ग्रीस के ऊपर वो मिक्स तो नहीं होता ना, तो वो हमारे पास आगे वाले सरफेस पे पेस्ट हो जाएगा, वापस किस पे नहीं चिपकेगा, समझा, ऐसा कुछ चल रहा था किसमें, लिथोग्राफिक प्रेसेस में, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में उलामा ने लिथोग्राफिक प्रेसेस यूज की थी ताकि वो रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट कर पाए, रिलीजियस टेक्स्ट को पर्शियन और उर्दू के अंदर प्यारे बच्चों प्रिंट कर पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखा, हिंदूज ने भी रिलीजियस टेक्स्ट को जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रिंट करा था, और यहाँ पर देखा गया कि तुलसीदास रामचरितमानस यहाँ पर कब अपेयर हुई थी, 1810 में आई थी, एंड चीप लिथोग्राफिक एडिशंस बिकमिंग वाइड स्प्रेड, और इसके जो ये सबसे सस्ते लिथोग्राफिक एडिशंस है ना प्रिंट के, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और इसको जो है प्यारे बच्चों आगे आइडियाज को स्प्रेड भी करा। फिर देखो, प्रिंट मेड रिलीजियस टेक्स्ट एक्सेसिबल, अब हमारे पास क्या है, रिलीजन को भी और ज्यादा एक्सेसिबल कर दिया है, जो किसी रिलीजन की लर्निंग है, टीचिंग है, प्रीचिंग है, उसको नेक्स्ट जेन तक प्यारे बच्चों यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, और जिसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो किसी डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज के अंदर हो या फिर अपनी ही कम्युनिटी के अंदर प्यारे बच्चों डिस्कशन हो, डिस्कशन तो होके रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है, प्रिंटिंग इन कॉलोनियल इंडिया, तो यहां पर क्या बोला प्यारे बच्चों कि जब प्रिंट आया कॉलोनियल इंडिया में तो यहां पर डिमांड बढ़ गई, लोगों को पढ़ने का ना एक मजा आ गया, तो इन्होंने डिमांड कर दी जिसमें डेली लाइफ की बातें हो वैसी नॉवेल्स आप लाओ, है ना, तो इंडियन स्टाइल नॉवेल्स यहाँ पे लाई गई, जिसमें ना मतलब अलग अलग तरीके की चीजों को पोर्ट्रे किया जा रहा था। इंडियन स्टाइल नॉवेल्स में बेसिकली लोग डिमांड क्या करते थे कि डेली जो आपकी डे टू डे लाइफ है ना उसके बारे में लिखा होना चाहिए, हम वो पढ़े, ऐसी कहानियां बनाओ, ठीक है। तो देखो, न्यू लिटरेरी फॉर्म्स लाइक लिरिक्स, गाने की फॉर्म में छोटी छोटी स्टोरीज यहां पे काफी ज्यादा फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो रील्स और ये जो गाने वाने हैं ये हम ही देख रहे हैं, पुराने टाइम पीरियड से भारत में चला आ रहा है, अगर तुम कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि पहले किसी ने नहीं किया है, तुम बता सकते हो देखो सबने किया है ये, ठीक है। समझ में आया, बोलना बहुत टाइम पीरियड से चला आ रहा है ये तो। नेक्स्ट क्या बताया बेटा कि प्रिंटिंग फैसिलिटेटेड अ विजुअल कल्चर, प्रिंटिंग के साथ साथ यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, एक विजुअल कल्चर देखने को मिला, मतलब कि पढ़ने के लिए तो चीजें थी रीडर्स के लिए, बट साथ साथ में देखने के लिए भी चीजें थी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये एक आप इमेज देखो, इस इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है मैं बताती हूँ, इस इमेज में आपको देखने को ये मिल रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बात क्या की जा रही है, ऐसी चीजों के बारे में बात की जाती थी जिसमें हमें सोसाइटी के कुछ ऐसे इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बताया जाए, तो बेसिकली लोग इसी की डिमांड करते थे और ये वाली चीजें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हमारे पास हो गई, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई यहां पर। फिर आता है विमेन एंड प्रिंट, ठीक है, अब नेक्स्ट भी आपका फिर से आ जाता है प्यारे बच्चों विमेन एंड प्रिंट, देखो इमेज भी आपको बताई गई है, तो क्या बोला इसमें बेटा कि विमेन्स लिटरेसी रोज इन लिबरल हाउसहोल्ड डिस्पाइट कंजर्वेटिव बैरियर्स, यानी कि जितनी भी फीमेल्स थी उनके अंदर एजुकेशन का रेट जो है वो इंक्रीज तो हुआ, और इंक्रीज हुआ वो बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज याद रखना कि वहां पर कुछ कंजर्वेटिव सोच के लोग थे, फिर भी वहां पर उन लोगों ने पढ़ाई करी विमेन्स ने, ठीक है।
और क्या बोला गया है कि प्रिंट के साथ साथ यहाँ पे रेबेल विमेन्स भी देखने को सामने आई। रेबेल विमेन्स लाइक जैसे यहाँ पर बताया कि राज सुंदरी देवी, इन्होंने अपने लिए खुद से क्या बनाई थी, सी डिफाइड नॉर्म्स टू लर्न एंड राइट। ठीक है, मतलब जैसे इनको बोला होगा कि तुम नहीं पढ़ सकती, ठीक है, तो इन्होंने अपने लिए खुद से अपने कानून, अपना रास्ता बना दिया पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑथर्स है, जैसे कि कौन से ऑथर्स है बेटा, कैलाश बाशनी देवी, इन्होंने विमेन्स के स्ट्रगल्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात करी। ठीक है, विमेन्स ने क्या क्या फेस किया है, वो सारी चीजें यहां पर इन्होंने डिस्कस करी। विमेन जर्नल्स एंड बुक्स टैकल्ड एजुकेशन। ठीक है, अब देखो मतलब कि एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने बातचीत करी, एक तो बहुत बेहतरीन तरीके से, और दूसरा बोला विडोहुड एंड सोशल रिफॉर्म्स। विडोहुड क्या होता है बेटा, कि जैसे एक जो विमेन होती है, उसके जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो वो विडो हो जाती है, तो इसी को बोला गया, उसके बाद जो उसकी जिंदगी होती है दैट इज विडोहुड। ठीक है, और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई विमेन्स के अलग अलग जर्नल्स और किताबों के अंदर। ठीक है, हिंदी प्रिंटिंग सर्ज्ड फ्रॉम द 1870s, हिंदी की प्रिंटिंग भी हमारे पास होना चालू हो गई थी 1870 से, वो बढ़ी, और उन्होंने भी फोकस किया विमेन्स की एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, पॉपुलर बुक्स जो है प्यारे बच्चों मार्केट में आ चुकी थी, जैसे कि बटाला इन बंगाल, एंड it offered diverse reading options for women। ठीक है, अब बताया जा रहा है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। देखो 19th सेंचुरी में जो चीप बुक्स थी ना, वो तो हमारे पास हर जगह देखने को मिल रही थी। मद्रास में तो ये क्रॉस रोड जैसे क्रॉसिंग्स पे बेची जाती थी, और अर्ली आपके 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज थी उसको एक्सपैंड किया गया, उसमें किताबों का और ज्यादा नंबर इंक्रीज किया गया, और हर किसी को एक्सेस वहां पर दिया गया। मेनली कहां पर, आपके अर्बन शहरों की तरफ, और जो ऐसे वेल्दियर थोड़े प्रॉस्पेरस गांव के एरियाज थे ना, वहां पर वेल्दी पैट्रॉन्स एस्टैब्लिश्ड लाइब्रेरीज फॉर प्रेस्टीज। मतलब जैसे जिनके पास अंधा पैसा होता था ना, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे जिनके पास पावर भी है, पैसा भी है, तो वो करते थे अपने लिए ना ऐसे दिखाने के लिए कि भाई हमने तो लाइब्रेरी खोल दी, क्योंकि हम क्या है, हम सपोर्ट करते हैं प्रिंट को, हम जो है लोगों की एजुकेशन के लिए बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें भी की। अब है आपके पास फूले, अंबेडकर एंड पेरियार, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत चीजें लिखी है ना। आपको ऑलरेडी पता है कि क्लास के ऊपर तो चीजें चली रही थी, बट कास्ट के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था, तो इन सभी ने इसके ऊपर प्यारे बच्चों लिखना चालू किया, जिसकी वजह से डिबेट्स जो हैं बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले। ठीक है, लोकल मूवमेंट्स क्रिटिक्ड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, जितने भी हमने देखे यहाँ पे, अब क्या थे, एक ना मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया लोगों ने, जिन्होंने यहां पर जो है अपना प्यारे बच्चों एक ओपिनियन बताया कि किस तरीके से जो पुराने एंशिएंट हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, वो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में बातें करना चालू कर दी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, सोशल जस्टिस की डिमांड लोगों के मन में ज्यादा बढ़ गई। वर्कर्स भी थे कुछ इनमें, जैसे कि काशी बाबा एंड सुदर्शन चक्र, जिन्होंने यहाँ पर कास्ट और क्लास इश्यूज के बारे में बात करी, इनके लिए आवाज उठाई। बैंगलोर के कुछ मिल वर्कर्स थे, इन्होंने लाइब्रेरीज को सेटअप किया। ठीक है, वहां पर खुद को एजुकेट करने के लिए, ठीक है, चेंजेस रिफॉर्म्स लाने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। ठीक है, और इनको सपोर्ट किया था सोशल रिफॉर्मर्स ने। नेक्स्ट बच्चों आपका प्रिंट एंड द सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप क्या होता है, आप सभी बच्चे कहते हो मैम आप तो क्लास में सेंसरशिप लगा देते हो, मतलब आपको राइट ना हो कुछ भी बोलने का, समझे। अब देखो सेंसरशिप यहां पर उसके अलग अलग फेजेस में देखते हैं कि किसने क्या किया। तो सबसे पहले हम डील करेंगे प्री 1798 के टाइम पीरियड में। यस, तो प्री 1798 में क्या बोला बेटा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी टारगेटेड इंग्लिश क्रिटिक्स ऑफ इट्स रूल इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि हमने देखा कि जो ईआईसी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको इंग्लिश क्रिटिक्स ने टारगेट किया था, मतलब जो इंग्लिश में, मतलब उस टाइम पीरियड के जो लोग लिख रहे थे ना, उन्होंने इनकी रूलिंग, जिस तरीके से ये ऑप्रेसिव रूल अपना भारत में चला रहे थे, उसके खिलाफ लिखना चालू कर दिया था। ठीक है, एंड हमने क्या देखा कि इन्होंने यहां पर भी क्या लाया, सेंसरशिप लाया, ताकि इनकी ये चीजें यहां इंग्लैंड ना पहुंच जाएं, और वहां पे जब ये सारी चीजें पता चलेगी इंग्लैंड में लोगों को, तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारा रूल यहां पे खत्म हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें यहां पर लिखी।
इन्होंने सोची। फिर नेक्स्ट आता है आपका बाय द 1820s। 1820s में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया प्रेस रेगुलेशन, यानी कि जो आपकी प्रेस है उसको रेगुलेट कर दिया गया, यानी वो क्या प्रिंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बना दी। ठीक है, अब चाहे अच्छी ना हो बट उस टाइम पीरियड में ले आए। ठीक है, तो जो हमारे लॉर्ड बेंटिक थे उस टाइम पे वाइसरॉय थे इंडिया के, तो 1835 में इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, जिसके बाद प्रेस को आजादी प्यारे बच्चों मिल गई थी, प्रेस को फ्रीडम यहां पर मिली थी। ठीक है, तो देखो पोस्ट 1857 उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग द प्रेस मोर। धीरे धीरे प्रेस के ऊपर अब ज्यादा कंट्रोल किया जाने लगा गवर्नमेंट के द्वारा। 1878 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्यारे बच्चों पास किया था, ताकि ये पूरी गाइडलाइंस निकाल पाए और कोई भी अगर इनके खिलाफ प्यारे बच्चों लिखे, देखो सेंसरशिप होता ही इसलिए बेसिकली कि इनके अगेंस्ट ना बोला जाए, क्रिटिक होता है बच्चों कि जो किसी के ना एकदम ऐसे पॉइंट पे बात कर लेता है। मतलब कि जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे बात करो, किसी ने आपको दुख दिया है ना, तो वो दुख के ऊपर अगर कोई लिख रहा है ना, तो वो आपकी बात सुनी जाएगी, फिर तो वो सारी चीजों पे आगे एक्ट किया जाएगा, उसको सजा होगी या कुछ भी ऐसा करके, तो वो चीजों का यहाँ पर प्यारे बच्चों इनको खतरा होता है। तो सिमिलरली ये भी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने इतना जुल्म किया इन लोगों पे, अगर इन्होंने हमारे खिलाफ लिखना चालू कर दिया तो हमारी तो छुट्टी, जैसे पपड़ी की छुट्टी, सिमिलरली इनकी भी छुट्टी हो जाती। तो इन्होंने उस चीज को बचाने के लिए लाया सेंसरशिप, है ना, मतलब जितनी भी चीजें थी देवर सेंसर्ड। ठीक है, हर एक चीज में इन्होंने लाया सेंसरशिप की, तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, However, nationalist newspapers kept emerging despite this। क्या बोला गया कि जितने भी nationalist newspapers थे वो बावजूद इसके फिर भी बढ़ते चले गए, चाहे कितना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, चाहे कितना सेंसरशिप लगाया गया, फिर भी इन्होंने अपना काम जो है करना नहीं छोड़ा। इस led to cycle of crackdowns and protest, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। एंड जैसे हमने देखा कि इसी टाइम पीरियड में जो हमारे पास बाल गंगाधर तिलक थे, इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था 1908 में। अब है आज की क्लास का एकदम लास्ट टॉपिक। क्या है इस टॉपिक का नाम, द ग्रोथ ऑफ प्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में प्रेस की क्या हालात थी, क्या वहां पर कोई प्रिंटिंग प्रेस थी या नो, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। 1867 की बात करें बच्चा, तो विद्या विलास यहाँ पर ओपन किया गया था। एंड अगर हम बात करें 1882 की, तो रणबीर प्रेस प्यारे बच्चों लाई गई थी। दो चीजें याद रखना, विद्या विलास एंड रणबीर प्रेस। फिर आता है कि कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़पेपर यहाँ पर प्यारे बच्चों 1932 तक बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, और कंप्लीट सेंसरशिप थी सबके ऊपर। ठीक है, क्या बोला गया कि कोई भी यहाँ पर इनके खिलाफ नहीं लिख सकता, यहाँ कोई भी कुछ भी ओपिनियन नहीं दे सकता अपना। ठीक है, और शुरुआती तौर पे जो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स ऑपरेट हो रहे थे वो कौन से थे, पामिर, हमदर्द, जो किसके थे, शेख अब्दुल्ला और प्रेमनाथ बजाज के। फिर दूसरा है आपका रियाज वितास्ता, ये भी चल रहा था। वर्नाकुलर प्रेस यहाँ पर आई। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस आया। फिर नेक्स्ट कौन सा वाला बताया गया बेटा आपका, रियासती, बागात एंड सहमत। ठीक है, शहमत, ये सारे न्यूज़पेपर्स थे जो चल रहे थे अर्ली टाइम पीरियड में। पेपर्स फ्रॉम लाहौर, जैसे लाहौर के भी कुछ ऐसे पेपर्स थे जैसे इनकलाब, मिलाप, जमींदार, सियासत, ये बहुत ही छुप छुप के सर्कुलेट किए जाते थे। ठीक है, देन क्या बताया गया कि प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट आया था 1932 के अंदर। प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट आया था जिसमें सेंसरशिप को और ज्यादा कंट्रोल कर दिया, एकदम टाइट चिज कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बताया गया कि जो महाराजा हरि सिंह जी थे, नॉट यहां पर क्या बताया गया बच्चा कि ओनली उस टाइम पीरियड में वन उर्दू वीकली, जैसे कि रणबीर जो है प्यारे बच्चों, इसी को सिर्फ सर्कुलेट करवाया जाता था, और इट वॉज हार्श ऑन क्रिटिसिज्म। तो देखो क्या बोला गया है कि अगर आप कुछ भी क्रिटिसाइज करोगे यहाँ पर तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यही तो सेंसरशिप है। तो यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई जाती थी। ठीक है, अब देखो
बाय 1949 यहां पर बोला गया है कि अबाउट 67 न्यूज़पेपर्स इमर्ज हुए जेएंडके के अंदर, ठीक है। और अगर हम देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, तो हमारे जो शेख अब्दुल्ला है, उनकी जो गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, जिनको यहां पर आपको पता है इमरजेंसी हेड डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ही ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड प्रेस, इन्होंने भी प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था एंड इन्होंने बैन कर दिया था प्रो पाकिस्तानी जर्नल्स एंड रेडियो को, जैसे रेडियो लाहौर आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके जितने भी आपके एफएम्स थे, जितने भी ये सारी चीजें थी प्यारे बच्चों, रेडियोस पे जो भी चीजें चल रही थी उनको बंद कर दिया गया था, ठीक है, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो बोला जाएगा कि नॉट ओनली हरि सिंह बट ऑल्सो शेख अब्दुल्ला इम्पोज द सेंसरशिप, दोनों ही नहीं चाहते थे कि जो भी ऐसे न्यूज़पेपर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करें लोगों को, वो यहाँ पर सीक्रेटली या डायरेक्टली आए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। यस बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट तो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पेपर में क्या आएगा, तो बच्चों पेपर में आपके यहाँ से पैसेज आने की संभावना है, और इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ने के बाद पैसेज एकदम चिज की तरीके से आप कर सकते हो। तो भाई ये है आपका क्या QR कोड्स। इन QR कोड्स को बच्चों स्कैन करने के बाद यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल्स, ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स है आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। एंड मैं प्रे करूंगी कि आप सभी के अच्छे अच्छे नंबर इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इधर से तो डेफिनेटली आ जाएं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एंड स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।